हेलो एवरीवन। चलिए फाइनली आपका IBPS AFO 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और होप सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बट थोड़ा सा रुक जाइए, आप लास्ट तक देखना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। आपका एग्ज़ाम अब पैटर्न वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। प्री के अंदर इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता था। मेंस के अंदर आपका सिर्फ एग्रीकल्चर, देन इंटरव्यू और आप सिलेक्ट हो जाते थे एज अ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब लेवल जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस लेवल से यहाँ पे जा चुका है ना। एग्ज़ाम पैटर्न में भारी बदलाव हुआ है। तो आप लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पैनिक में आके इस वैकेंसी को या फिर इस पोस्ट को ही छोड़ दिया, हटाओ हमसे नहीं होगा, क्योंकि अब पैटर्न बदल चुका है और ये हमारे बस की बात नहीं है। हार मान लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहेंगी कि हमने 3 से 4 साल दिया और ये फाइनली हमारा जो है पैटर्न बदल गया और हमने इस एग्ज़ाम को ही छोड़ दिया। नहीं, आपको बताऊँगा कि इस स्ट्रैटेजी के साथ आप इसके अलावा AFO के अलावा आपके लॉट्स ऑफ बैंकिंग एग्जाम हैं, अच्छे पोस्ट के हैं जिनको आप टैकल कर सकते हो। तो लास्ट तक रहना आपको स्ट्रैटेजी पूरी बताने वाला हूँ, ठीक है। रेडी हो आप लोग? चलिए, बिल्कुल नहीं, एकदम पैनिक नहीं होनी है, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखनी है। चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात कर लें जो आपको वैकेंसी में देखने को मिलेगी। इनका फॉर्म फिलिंग जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आपको 21 जुलाई के बीच में फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन वगैरह करके पेमेंट कर देनी है, ठीक है। प्री का जो एग्ज़ाम है आपका अगस्त में है, जैसा था पहले वैसा ही है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो प्री का रिजल्ट है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में आ जाएगा, ठीक ना। नवंबर में आपका मेंस होगा और नवंबर हार्डली दिसंबर में आपकी इंटरव्यू भी हो जाएगी। और इन्होंने बोला है कि फेब टू मार्च में आपको ये ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। तो अगस्त में प्री, नवंबर में आपका मेंस और नवंबर दिसंबर के आसपास में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फेब मार्च में आपको बैंक अलॉट कर दी जाएगी, मतलब आप आज AFO ज्वाइन कर सकते हैं। 9, अगर आप बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। एज जो कि एक मेजर फैक्टर होता है, तो इनके बारे में बता देना चाहूँगा आपको कि मिनिमम 20 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 1996, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 1 जुलाई 2006 के बाद हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। तो इनके बीच में आप हो, एलिजिबल हो। आप देख लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। अगर इन फैक्टर में आता है तो आप एलिजिबल नहीं है, इनके बीच में आप स्टे कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक ना। समझ आ रही बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट कुछ कैटेगरी को जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, ये हर वैकेंसी के साथ होती है, आपको पता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो ST SC है उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा, है ना। जो आपका OBC है उनको 3 साल का, जो डिसेबिलिटी है मतलब जो विकलांग वगैरह हैं उनको 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है, जो मिलिट्री सर्विसेज वगैरह कर चुके हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब वैकेंसी की बात कर लें, तो ध्यान से समझिएगा। इस बार आपको पता है कि आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और ये 100 जो है वो AFO को बहाली करवाएंगे, है ना। जिसमें आपका 15 ST का पोस्ट है, SC का 7, ST का 27, OBC का, EWS का 10 और 41 आपका अनरिजर्व का जो है वो सीटें हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक भी इन्होंने नहीं मांगी है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका मांगा है ना, 90 इन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट करी है। कैनरा बैंक एक भी नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक भी नहीं, और इंडियन बैंक जो है वो NR का मतलब होता है नोट रिपोर्ट। देखिए, हो सकता है कि आप लास्ट वैकेंसी में देखे होंगे कि सीटें कम थी लेकिन सडनली सीटें बढ़ गई, क्योंकि अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं करी है। हो सकता है कि अभी जब आप कुछ समय के बाद ये रिपोर्ट कर दे तो आपकी वैकेंसी जो है बढ़ जाए, हो सकती है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन्होंने भी कोई रिपोर्ट नहीं करी है, ये इनको AFO नहीं चाहिए। पंजाब एंड सिंध बैंक, इनको भी नहीं चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक, ये अच्छे खासे AFO बहाली करवाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मुझे एक भी AFO
नहीं चाहिए। यूको बैंक रिपोर्ट नहीं करा है। यूनियन बैंक ये भी एक समय पे एएफओ अच्छी खासी बहाली करवाते थे, है ना, अच्छी बैंक थी, लेकिन इस बार भी ये लोगों पे मत जाइएगा ना, एक्चुअली ये एआई का है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं अभी तक हो सकता है कि आप कुछ समय के बाद ये रिपोर्ट कर दे तो आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं करी है। इंडियन बैंक पे भी नहीं करी है, ठीक है। तो टोटल देखें तो आपके पास 190 वैकेंसी है, तो आपको 190 वैकेंसी सोच के ही प्रिपरेशन करनी है। याद रखिएगा, हो सकता है चांसेस हैं ये बढ़ जाए, क्योंकि ये बैंक जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं करे हैं। रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाए। अब इंक्रीज हो जाए इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपका 1290 वैकेंसी हो जाएगा, नहीं। हो सकता है आप इसमें प्लस 200 और 100 कर दीजिए, इससे ऊपर आपको ज़्यादा, इससे ऊपर वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो अप्रॉक्स 300 के आसपास जो है वो चली जाएगी अगर इन्होंने रिपोर्ट कर दिया तो, ठीक है। इससे ऊपर उम्मीद मत रखिएगा। चलें, तो आपको ये 190 वैकेंसी सोच के ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं, जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस क्या हुए हैं आप ये देखेंगे। अब आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के। इसके लिए मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। 25 क्वेश्चन, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले का कुछ और था। अब देखो 25 क्वेश्चन, आपके 25 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम मिला है आपको। रीजनिंग के लिए भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। मैथ्स के लिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ऐड हो गया है आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज। पहले ये 3 हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे ऐड हो गया आपका एग्रीकल्चर। अब प्री के अंदर भी आपका एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, लेकिन डबल वेटेज के साथ। 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। ये हिंदी इंग्लिश ये भी रहेंगे, ये हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश से तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज आपका ऐड हो गया है किसके अंदर, प्री के अंदर। पहले नहीं था लेकिन अब ऐड हो गया है, वो भी डबल वेटेज के साथ। तो अच्छी एडवांटेज है आप लोगों के लिए। और यहाँ भी कितना मिलेगा आपको, ओनली 20 मिनट। सोच रहे हो 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने हैं, है ना। नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 का। समझ में आ रही है बातें। ये पीटी का जो है एग्ज़ाम पैटर्न है। अब पहले इंग्लिश क्वांट रीजनिंग था, अब इन्होंने चेंज करके प्रोफेशनल लैंग्वेज डाल दिया। क्वेश्चन का भी ऊपर नीचे पैटर्न जो है वो कर दिया है, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए ये है आपका प्री का। मेंस की बात करें तो मेंस में भी परिवर्तन हुआ है। मेंस में क्या चेंजेस आए ये देखो आप। मेंस में आपका देखेंगे तो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर आया करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब इसमें भी इंग्लिश क्वांट रीजनिंग आएगा। तो इंग्लिश आपका देखेंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, है ना। 25 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिलेंगे। रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे भी एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर पीटी में भी था, मेंस के अंदर भी। यहाँ पे 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का डबल यहाँ पे वेटेज है इसकी। 40 मिनट का टाइम मिलेंगे आपको। दैट मीन्स 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और मैक्सिमम आपका देखेंगे जो टाइम जो मिलेगा 125 मिनट। 125 मिनट में आपको सोच लीजिए 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। साथ में इतना होने के बाद ऐड हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव। अब आपका एएफओ में भी डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। ये हिंदी माध्यम छात्रों के लिए थोड़ा सा जो है वो सरदर्द बन सकता है, बट कोई नहीं। थोड़ा सा अब आपको कीबोर्ड के साथ टाइम स्पेंड करनी होगी। आपको कीबोर्ड पे जो है वो अपने स्किल को इम्प्रूव करना होगा, है ना। तो अब देखेंगे आप, तो अब यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा और इसके लिए मिलेंगे आपको टोटल 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऐसे वगैरह पूछ सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई इशूज़ हो तो वो आपको टाइप करने दे देंगे।
तो मतलब आपका थिंकिंग एबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर कम से कम करें, तो आपको मतलब एक राइटिंग स्किल आनी चाहिए, कीबोर्ड के साथ अच्छे फैमिलियर हो आप, क्योंकि 30 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं ना कहीं टाइपिंग भी आपका अच्छा स्पीड चाहिए होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका 0.25 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका हो गया मेंस का पैटर्न। तो आप देखेंगे कि कितना चेंजेस आ गया अब। ठीक है, इसके अलावा अब देखें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि भैया सबसे पहली बात अगस्त में आपकी प्री होगी, है ना, मेंस आपका नवंबर में होगा, इंटरव्यू आपका नवंबर दिसंबर में, और आपको जनवरी फरवरी मार्च के आसपास जो है आपको ज्वाइनिंग पूरी तरीके से करवा दी जाएगी, आपको बैंक अलॉट जो है वो हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा AFO 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे हम कुछ स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात, आपको पीटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्री में आपका दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो भैया हम इसको पहले से पढ़ते थे। बिल्कुल, मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। पीटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत मेंस में है। प्री में देखोगे तो इंग्लिश आप पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग पहले पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वह पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर आप मेंस के लिए पढ़ ही रहे थे, यहाँ भी आपका आ गया, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत आएंगी आपको कहाँ पे, मेंस में। अब देखो यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि थोड़ा सा आपको उठा हुआ, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मेंस है तो लेवल आपका उठा हुआ आएगा, लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, तो आपको थोड़ा सा जो आप पीटी के लिए पढ़ते थे इंग्लिश को, क्वांट को, रीजनिंग को, अब थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके और भी अंदर जाके जो है वो नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ये है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे आपका लेवल, क्योंकि जाहिर सी बात है मेंस है तो लेवल ऊपर रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस भी कुछ उसी तरीके से करनी होगी, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा, है ना। यहाँ पे आपका दिक्कत आपको यहाँ भी नहीं आएगी, दिक्कत आपकी आएगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे। तो यहाँ पे सिंपल देखो, एक कीबोर्ड खरीद लो, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, है ना। आप देखो कि कैसे हम लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आप लिख के आप बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब हर दिन का एक टाइम बना लो कि हमें 2 घंटे टाइम जो है वो कीबोर्ड पे स्पेंड करनी है, क्योंकि आपका मेंस का स्कोर ऐड होगा गाइज आपके मेरिट लिस्ट में, है ना। 80% आपका देखेंगे तो 80 और 20 इस तरीके का वेटेज है, तो आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेंस पे काम करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये आपके 30 जो आपके 25 मार्क्स है इसको आप अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपको इससे भी उतना ही अच्छे तरीके से कंसिडर करनी है जितना आप कंसिडर इसको करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आप दिन का या फिर जब भी टाइम मिलता है 2 घंटे का टाइम निकालो और कीबोर्ड के साथ स्पेंड जरूर करो। आप जो भी दिन भर पढ़ते हो उसको ट्राई करो समराइज करके लिखने का, है ना। आप कैसे देखते हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप देखेंगे कि हम जब फ़ोन लेते हैं ना नया नया, तो हमें उतना फास्ट चैट करने की आदत नहीं होती, लेकिन हम धीरे धीरे क्या होते हैं, हम आंख बंद करके भी टाइप कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा इस पे हर दिन 2 घंटे का टाइम जो है वो स्पेंड करना ही है। और इसके लिए लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं जो कि आपको बता देंगे आप कितना गलत लिख रहे हो, कितना सही लिख रहे हो, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए और हिंदी माध्यम छात्रों के लिए थोड़ा सा एक बैरियर बन सकता है, क्योंकि पहले उनको सिर्फ इंग्लिश में परेशानी आती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा AFO। होप सो गाइज आपको समझ आ गया होगा। बट देखो, अभी भी मैं बोलता हूँ, कभी भी आप एक सिंगल एग्ज़ाम को टारगेट लेके मत चलो। ठीक है, AFO देखेंगे कि पहले हुआ करता था 2016 के आसपास 2400 वैकेंसी आया करती थी, उसके बाद फ्रीक्वेंटली इनकी नंबर डिक्रीज हुई है, और अब ये स्थिति आ गया कि अब 190 के आसपास वैकेंसी आती हैं। वो दिन दूर नहीं कि 70 वैकेंसी, 80 वैकेंसी, 100 वैकेंसी आएंगी आपके नाबार्ड की तरह। तो हमें केवल एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं भागनी है। आप अब देखो, अब आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आपको ऐसा बना ही लेना है कि भैया इसके अगर AFO के साथ साथ हम IBPS PO, देखो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है ना। इसके अलावा SBI PO, इसका RRB सब PO वगैरह की वैकेंसी आएंगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव मांगता है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग ही होती है।
तो अगर आप इंग्लिश क्वांट रीजनिंग को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ लिए, साथ में आपने डिस्क्रिप्टिव की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, तो एएफओ के साथ साथ आप लॉट ऑफ अच्छे एग्जाम है जिनकी साथ में तैयारी आपका हो जाएगा। जैसे आईबीपीएस पीओ, सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम पैटर्न, है ना, जो कि आपका एएफओ सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड हो गया, आपका एग्रीकल्चर, है ना, तो लगभग सब कुछ सेम है। तो अब क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपका लगभग वही है, तो अब अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे एग्जाम का फॉर्म भरिएगा, है ना, और आपको अब इंग्लिश क्वांट रीजनिंग बहुत डेप्थ में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ में आपको एग्रीकल्चर तो पढ़नी है, साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। ये आप जिस दिन कर लिए, आपके लॉट्स ऑफ एग्जाम पैरेलली कवर हो जाएंगे, और सारे एग्जाम देखेंगे आपका एक बैक टू बैक होता है, आईबीपीएस एएसओ, आईबीपीएस एएफओ, है ना, तो सारे बैक टू बैक होते हैं। तो आप ये एक एग्जाम को माइंड में रख के कभी तैयारी मत करो कि हमें सिर्फ एएफओ करनी है, बाकी कुछ नहीं करनी है, एएफओ नहीं हुआ पूरा साल वेस्ट। नहीं, हमें आप देखेंगे कि हाँ पहले था कि एग्जाम पैटर्न डिफर था, है ना, क्वाइटली ईजी था, लेकिन अब देखेंगे भैया एग्जाम लेवल बिल्कुल वही हो गया है जो आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पैटर्न, लेकिन लगभग वही है ना। इंग्लिश क्वांट रीजनिंग डिस्क्रिप्टिव वहाँ पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें उस अप्रोच के साथ आगे बढ़नी है, एक एग्जाम को लेके माइंड में कहीं मत चलना, ठीक है। टिल देन थोड़ा सा फोकस रखिए, थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव रखिए, और ऐसा मत सोचिए कि हमें एग्जाम पैटर्न डिफिकल्ट हो गया, हम सब नहीं निकलेगा, नहीं, वो डिफिकल्ट है सब, तो सभी के लिए है। आप यहाँ पे क्योंकि एलिजिबल कौन होंगे, एग्रीकल्चर वाले, अब उनके अगर आपके लिए नया है तो सबके लिए नया होगा। आप अगर प्रैक्टिस जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पहली बार कर रहे हो तो बाकी लोग भी कर रहे होंगे, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि नीचे जाएगी, तो सबके लिए जाएगी। तो उतना हेडेक लेके नहीं चलना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस पे रखिए, आराम से हो जाएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से तैयारी करो। थैंक यू सो मच।